कहानी कला पर प्रेमचंद ने 3 निबंध लिखे हैं। प्रेमचंद विरचित इस पहले निबंध में उन्होंने कहानी का सामान्य परिचय और विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, या यूं कहें कि यह निबंध कहानी कला की प्रस्तावना है। साथ ही उन्होंने विश्व कहानी के उत्स की ओर संकेत करते हुए यहाँ वर्तमान कहानी तक उसकी यात्रा का संक्षिप्त परिचय दिया है। प्रेमचंद मानते हैं कि विश्व भर में प्राचीन काल से ही गल्प, आख्यायिका तथा छोटी कहानी लिखने की परंपरा थी। प्राचीन काल में धर्म ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक शिक्षा देने के लिए छोटी छोटी कहानियों का सहारा लिया गया है। हम भारत में भी देखते हैं कि यहाँ महाभारत, उपनिषद, बौद्ध जातक, बाइबिल आदि सभी धर्म ग्रंथों में ज्ञान और तत्व की बातें छोटी छोटी कहानियों या छोटे छोटे उपदेशपरक आख्यानों के माध्यम से बताए गए हैं। इन प्राचीन धर्म कथाओं में यदि हम गौर करें तो नैतिकता और आध्यात्म की बातें हमें अधिक दिखाई देती हैं। केवल मनोरंजन इन कथाओं का उद्देश्य नहीं था। आजकल कहानियों का विषय क्षेत्र कुछ व्यापक हो गया है। अब प्रेम, जासूसी, विज्ञान, भ्रमण, मित्रों की गपशप भी कहानियों का विषय बन गई, और फिर धीरे धीरे इससे आगे यदि हम देखते हैं तो कहानियों का स्वरूप उत्तरोत्तर बदलता चला गया, और अब ऐसे विषय भी कहानियों के विषय बनने लगे हैं जिनकी कल्पना भी उस समय में नहीं की गई थी। पुरानी कहानी उपदेश प्रधान थी और अब उपदेश को कहानी का दोष माना जाता है। भारत में धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भी कहानियाँ मिलती है। प्राचीन काल में कथा सरित सागर, वैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी आदि में अनेक आख्यायिकाएँ कहानी विकास की ही श्रृंखला है। इनमें नैतिक और धार्मिक समस्याओं का निराकरण भी किया गया है। मध्यकाल में विश्व साहित्य में नाटकों का उत्कर्ष हुआ, इसलिए कहानी का विकास कम हुआ। आधुनिक काल की जो कहानियां हैं तो उनमें 19वीं शताब्दी में साहित्यकारों ने पुनः आख्यायिका की ओर ध्यान दिया, और यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस और रूस में भी कहानी साहित्य का विकास हुआ, जिसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पड़ा। भारत में बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर ने उच्च कोटि की कहानियाँ लिखी। इस निबंध में निबंधकार ने कहानी और उपन्यास के अंतर को भी रेखांकित किया है, और कहानी की विशेषता को प्रकट करते हुए बताया है कि उसे हम उपन्यास से भिन्न कैसे मान सकते हैं। सबसे पहला अंतर उन्होंने आकार की दृष्टि से बताया है कि उपन्यास और कहानी में आकारगत जो भिन्नता होती है, कहानी का आकार लघु होता है और उपन्यास का आकार बृहत होता है। इसी प्रकार उपन्यास में घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह होता है, जबकि कहानी में केवल एक घटना होती है। उपन्यास में अनेक स्थान, दृश्य, चरित्र बताए जा सकते हैं। उसमें बहुत सारे चरित्र तो केवल मनोभावों को प्रदर्शन करने के लिए ही आते हैं, किंतु आख्यायिका या कथा में यह विविधता नहीं होती। उसमें केवल एक ही घटना या चरित्र का विशिष्ट उल्लेख किया जाता है। परिवेश की दृष्टि से भी अंतर है। उपन्यास में परिवेश का व्यापक चित्रण किया जाता है, और कहानी में इसके लिए गुंजाइश नहीं होती। वहाँ तो प्रत्येक वाक्य और शब्द उद्देश्य को स्पष्ट करता है।
कहानी की भाषा अपेक्षाकृत सरल होती है। एक चीज़ यह भी कही प्रेमचंद ने कि उपन्यास केवल धनी लोगों के लिए होते हैं जिनके पास धन और समय होता है, जबकि कहानी आम जनता की संपत्ति है जिसके पास न धन है न समय है। प्रेमचंद के ही विचार से कहानी ध्रुपद की तान की तरह सरस, सरल और संक्षिप्तता में अपना उत्कर्ष दिखाती है, जबकि उपन्यास रात भर गाई जाने वाली रागिनी की तरह विस्तार में प्रभाव उत्पन्न करती है। इस प्रकार उन्होंने कहानी और उपन्यास के मूल भेद को रेखांकित किया है। इसी के साथ कहानी के कुछ तत्वों की ओर भी उन्होंने कहानी कला की दृष्टि से संकेत किया है और बताया है कि कहानी का प्रारंभ कैसे किया जाना चाहिए, और कहानी के अंत के विषय में भी उन्होंने अपना मत, दृष्टिकोण बताया है। इसी के साथ प्रेमचंद का दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का निर्वाह करने का रहा है। इस निबंध में वे ये भी बताते हैं कि कहानी में यथार्थ का चित्रण करते हुए हमें आदर्श तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि वह दीपक है जो प्रकाश फैलाता है। तो उनका मानना है कि भारत का प्राचीन साहित्य केवल आदर्शवाद का समर्थक रहा है, लेकिन हमें आदर्श और यथार्थ दोनों का समन्वय करना चाहिए, जिससे कहानी वर्तमान से भी जुड़ी रहे और समय की सीमाओं को लांघकर वह कहानी जनहिताय रहे, सभी के लिए रोचक और साथ ही प्रेरणा देने वाली बनी रहे।